हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ब्लैकपूल और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ की, जिसमें हम लोग पूरी डिटेल में सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ जो कि कोर्स में उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर ज़्यादातर एग्जाम्स की बात करें या फिर नीट की बात करें तो उसमें 90 to 95% एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी में ही होगा और 5% को कवर अप करने के लिए बीच बीच में एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। तो इस यूनिट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और स्पीड 1x रखिएगा, ताकि भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन जो पढ़िए उस पर पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना लीजिए अपनी। अगर इस यूनिट के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है तो फिर इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इनको और बाकी सभी साइंटिस्ट को भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो अपनी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा लो। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी कि ऐसी दुनिया जहाँ पे जीवन है। और ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी यानी कि इस दुनिया पे लिविंग की कितनी सारी डाइवर्सिटी हैं, ये यूनिट का नाम है। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। उस साइंस के अंदर भी एक साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में है क्या। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। पहली बायो और दूसरी लॉजी। बायो का मतलब है लिविंग, बायो लिविंग को बताता है। और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि लिविंग की स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यही इसका मतलब है। अगर अब हम बात करें बायोलॉजी की डेफिनेशन की, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम लोग कितने लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे या फिर लिविंग प्रोसेस के बारे में। लाइफ फॉर्म का क्या मतलब हुआ। लाइफ फॉर्म का मतलब हुआ कि हमारे दुनिया में कितने तरह के जीवन हैं, जीवित प्राणी हैं, उनको लाइफ फॉर्म कहेंगे। देखिए कई सारे जानवर हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ धरती पे चल रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म हैं और उनके लिविंग प्रोसेस कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जीवित हैं तो फिर वो उनके प्रोसेस क्या क्या है, जैसे कि वो ब्रीथिंग ले रहे हैं, डाइजेशन, ये सब उनके प्रोसेस हैं। रिप्रोडक्शन, ये उनके प्रोसेस हैं। तो फिर बायोलॉजी की यही डेफिनेशन हुई। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई, हम लोग लिख सकते हैं इसमें स्टडी स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। और ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। बस एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह लिख रखा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। लग रहा होगा कि ये मैं बाहर से बताऊं, लेकिन ये सब एनसीईआरटी की लाइन है और ये पहले पन्ने पे दे रखा है, जहाँ पे उसने, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये इसको पढ़ाने के बाद पूरा आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगवाएंगे, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें रिलेट हो रही कि नहीं, कुछ चीज़ें बाहर से तो नहीं आ रही। इसीलिए पूरी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई हो रही है और एनसीईआरटी बाद में रीड भी करवाएंगे कि आप मिला सके कि देखिए वही लाइन आ रही कि नहीं आ रही है। और इसके अलावा ये जो नोट्स बन रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये सब नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस समझिए। तो हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब तो समझ में आ ही गया कि लिविंग की स्टडी
और दूसरी चीज़ बायोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म का मतलब हो गया कि कितनी तरह की फॉर्म है हमारी दुनिया पे, और प्रोसेस का मतलब है कि लाइफ को जीने के लिए कितने प्रोसेस हैं, यानी कि लिविंग कौन कौन से प्रोसेस कर रहा है लाइफ जीने के लिए। तो इन दोनों की चीज़ की स्टडी को भी बायोलॉजी करते हैं, और हम लोग पूरी बायोलॉजी में केवल यही दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। इस यूनिट में लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी बहुत सारी यूनिट है जैसे कि जेनेटिक्स हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, इस सब में हम लोग लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि कितनी तरह की, यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि कितने तरह तरह की चीज़ें। जैसे कि अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो हमारी दुनिया में तरह तरह के लाइफ हैं। कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया जो कि बहुत छोटा, तो माइक्रोमीटर में इसका नापा जाता है। और एक हाथी को देख लो, और वो सब लिविंग है। एक वेल की बात करें जो कि पानी में रह रही है, कितनी बड़ी है। और दूसरी तरफ हम लोग एक मक्खी की बात कर सकते हैं जो हवा में उड़ती है, वो कितनी छोटी है। तो ये सब डाइवर्सिटी है, और हमारी दुनिया में इस तरह की बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ चीज़ें तो आप आंखों से देख पाते हैं और कुछ देख ही नहीं पाते हैं। वो भी वो भी अलग अलग डाइवर्सिटी को बताता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में, द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms। यानी कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें तरह तरह की डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये भी एनसीईआरटी ने आपको पहले पन्ने में दे रखा है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इतना आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग मेन हेडिंग पे आते हैं कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग, ये हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है कि लिविंग क्या है। तो लिविंग का मतलब क्या हो गया। लिविंग का मतलब हो गया जीवन। कि जीवन क्या है। अगर आपके सामने दो चीज़ें आ जाएं, मान लीजिए कि एक कुर्सी रखी है आपके सामने, आप जहाँ बैठे हैं आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एक कुर्सी आपके सामने एक और रख दी जाए, और एक आपके सामने बिल्ली रखी जाए, तो फिर आप इनमें से बताएंगे कि किसमें से जीवन किसमें है। अब अगर आपसे ने पूछा जीवन किसमें है, तो आपका आंसर होगा कि हाँ बिल्ली में जीवन है, कुर्सी पे नहीं है। तो अगर मैं पूछूं ये अब तुमने कैसे बता दिया, ये कैसे बता दिया तुमने कि कि एक बिल्ली में जीवन है कुर्सी में नहीं है। तो कुछ कैरेक्टर को तुमने देखा होगा, बिल्ली के पास कुछ कैरेक्टर है जो कि कुर्सी में नहीं है। तो हम उन कैरेक्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर हमें जो पहचानना है कि जीवन क्या है, जीवन किस में है, तो हमें ये जरूर जानना होगा कि इनमें से उन कैरेक्टर्स के बारे में हमें जरूर जरूर जानना होगा। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ पाई जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो एक एक करके कैरेक्टर पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टर हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, खुद ही बता सकते हैं आपको कि लिविंग को अगर आपको बताने कि लिविंग कौन है, तो लिविंग में पहला कैरेक्टर तो आप देखेंगे ग्रोथ। जो ग्रोथ करेगा वही लिविंग होगा, जो ग्रोथ कर सकता है वो लिविंग होगा। दूसरा तो आप सबका फेवरेट, रिप्रोडक्शन। भाई एक कुर्सी दूसरी कुर्सी तो बना नहीं देगी, लेकिन एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली जरूर बन जाएगी। मतलब दो बिल्लियां मिलकर एक बिल्ली बनेंगी, हाँ वो सब तो है ही है। तीसरा आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं कि जो चीज़ सेल से मिलके बनी हो। बिल्ली सेल से मिलके बनी है, कुर्सी सेल से मिलके नहीं बनी है, लेकिन एक बिल्ली सेल से मिलके बनी है, तो उसमें सेल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो लिविंग है। चौथा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि जो लिविंग के अंदर होने वाली रिएक्शन है, उन्हें मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। तो एक बिल्ली के अंदर कई तरह की रिएक्शन चल रही होंगी, कुछ सेल्स के अंदर चल रही हैं, कुछ सेल्स के बाहर चल रही होंगी, लेकिन एक कुर्सी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं चल रही होगी। तो चौथा मेटाबॉलिज्म हो गया। पांचवा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, कि एक बिल्ली को पता है कि वो क्या है। अगर एक बिल्ली कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख दे तो वो तुरंत हाथ हटा लेगी, तो क्योंकि उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। लेकिन एक कुर्सी को गर्म पे रखो, ठंडे पे रखो, वो थोड़ी भाग जाएगी देख के। तो ये मतलब हो गया कॉन्शियसनेस का। छठे नंबर पे इंटरैक्शन। इंटरेक्शन का मतलब कि इंटरैक्ट करना, किसी चीज़ से इंटरैक्ट करना, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक बिल्ली सेल से मिलके बनी, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से बिल्ली बन गई। तो ये इंटरेक्शन हुआ है, जो कि कुर्सी के अंदर या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखाई दिया जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि इन छह में से कौन कुर्सी और बिल्ली में अंतर बता सकता है, इनमें कौन कौन, इन छह कैरेक्टर में से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कुर्सी और बिल्ली में अंतर बता सकते हैं। तो पहला, ग्रोथ। क्या ग्रोथ अंतर बता सकता है कि क्या कि ग्रोथ क्या अंतर बता सकता है कि बिल्ली लिविंग है या फिर कुर्सी लिविंग है? क्या ये दोनों में अंतर कर सकता है? तो आंसर होगा ग्रोथ नहीं बता सकता, ये दिस इज नॉट डिफाइनिंग। हाँ हाँ, सब सही है, जो लिख रहा हूँ सब सही है और सब पढ़ाऊंगा। ग्रोथ नहीं बता सकता, ये एनसीईआरटी ने पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है, बस आपने पढ़ा नहीं। दूसरा, रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइन कर सकता है कि बिल्ली लिविंग है या फिर कुर्सी लिविंग है? ये भी नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग। फिर मेटाबॉलिज्म की बात करें। मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन जो शरीर के अंदर चल रही है, कुर्सी में कोई चल रही है? कोई रिएक्शन नहीं चल रही। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर सकती है, मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर सकती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर सकता है। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग कर सकती है, और इंट्रैक्शन भी दोनों में अंतर कर सकता है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये अंतर नहीं कर सकते, बाकी चारों अंतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन छह कैरेक्टर के बारे में जाना। इन छह कैरेक्टर में कौन डिफाइनिंग है, कौन नॉन डिफाइनिंग है, लेकिन अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला हेडिंग हमारा ग्रोथ ही हो जाता है। फर्स्ट हेडिंग इज ग्रोथ। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? एक नॉर्मल इंसान तो ये बोलेगा ग्रोथ ग्रोथ है बढ़ना, धीरे धीरे समय के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बढ़ना ही ग्रोथ है। लेकिन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन इसको बतानी होगी। तो ग्रोथ की थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ की बात करें
तो दो तरीके से दो डेफिनेशन इसकी बन सकती है। पहली ये कि इंक्रीज इन मास, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है तो यानी कि वो ग्रोथ कर रहा है। या फिर इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन मास का तो मतलब समझ में आ गया कि अपने आप से ही रिलेट कर सकते हो। जब पैदा हुए थे तब कुछ किलो के थे, 1-2 किलो के, आज 99 किलो के हो। तो ये रिलेट कर सकते हो कि इंक्रीज इन मास का मतलब ग्रोथ है। अब इंक्रीज इन नंबर का मतलब नहीं समझ में आया, तो बात करते हैं हम लोग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जैसे कि अमीबा। ये एक अमीबा है। अमीबा की बात करें तो फिर ये रिप्रोडक्शन करता है या फिर ग्रोथ करता है। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सिनोनिम है। ये अभी पढ़ना है रिप्रोडक्शन टॉपिक में। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये अभी पढ़ना है आपको। तो अमीबा की बात करें तो ये बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं, बाइनरी फिशन का मतलब है कि इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो अमीबा ने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो इसमें ग्रोथ हुआ, मास बढ़ा या फिर नंबर बढ़ा। ग्रोथ तो हुआ, लेकिन ये मास बढ़ा कि नंबर बढ़ा, तो इसमें नंबर बढ़ा, और इसको भी ग्रोथ ही कहेंगे। तो चाहे मास को बढ़ाओ चाहे नंबर को बढ़ाओ, दोनों ग्रोथ है। हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर मास बढ़ रहा है कि नंबर बढ़ रहा है? हमारे अंदर दोनों बढ़ रहा है। मास इसलिए, वो तो जानते ही हो कि 1-1 किलो, 2-2 किलो, कभी कभी तो किसी हफ्ते का हो तो 5 किलो एकदम से बढ़ जाए। लेकिन नंबर की बात करें तो सेल जो डिवीजन है, जब हम बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो सेल का डिवीजन भी तो हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह से नंबर भी तो बढ़ रहा है, तो ये भी ग्रोथ है। अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो देख लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। यह भी बात आपने जानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन में होती है। तो लिख सकते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म growth is by cell division। अब अगर इसमें एनिमल की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल और प्लांट दोनों आते हैं। तो इसमें अगर एनिमल की बात करें, एक अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसमें सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन एक सर्टेन एज तक, अप टू सर्टेन एज, यानी कि एक लिमिट तक। हम लोग में 17-18 साल तक बढ़ लिए, उसके बाद अब हम लोग की हाइट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने एक सर्टेन एज तक की सेल डिवीजन हम लोगों में हुए थे। लेकिन एक प्लांट की बात करें तो ये थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि अपने जीवन भर ये, इनके अंदर सेल डिवीजन होता तो ये लंबाई में बढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास मेरिस्टम टिश्यू। ये हम लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे मेरिस्टम टिश्यू के बारे में। तो प्लांट की बात करें तो ये अप टू सर्टेन एज, सॉरी, अप टू थ्रू आउट लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि इनके पास मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में।
अब हम लोग बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता ग्रोथ से कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग, और लिविंग ग्रोथ कर रहा है तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी पता लगेगा कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो यही होगी कि नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जैसे कि बात करें माउंटेन्स की, माउंटेन एक नॉन लिविंग है। बोल्डर्स की, या फिर सैंड माउंट, जैसे रेत के ढेलों की। तो इन सब में एक माउंटेन बनाते हैं पहले, एक माउंटेन माउंटेन ही है। इस माउंटेन में एक हल्की सी परत जमती जा रही है समय के साथ साथ। मान लीजिए हवा चली, और हवा चलने के साथ साथ एक अलग से परत बन गई। पहले ये माउंटेन था, बहुत समय बाद फिर ये बन गया, और फिर ये बन गया। तो अगर हम बात करें, एक माउंटेन की बात करें, तो इसका वेट बढ़ रहा है। और अगर इसका वेट बढ़ रहा है तो हमें हमने पीछे जाना कि इंक्रीज इन मास इज इज इक्वल्स टू ग्रोथ। तो ये माउंटेन ग्रोथ कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है, ये हवा चली और माउंटेन ग्रो कर गया, ये जो प्रोसेस है इसका नाम है एक्रीशन। इस प्रोसेस का नाम है एक्रीशन। और ये जो एक्रीशन है ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कर रहा है, यानी कि एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर, यानी कि बाहर से ये ग्रोथ हो रही है। हमारे अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इसमें इंट्रिंसिक है। तो अगर ये माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यूनिट वन, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बायोलॉजी की डेफिनेशन मिल जाती है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। यही डेफिनेशन है बायोलॉजी की, जो एनसीईआरटी ने लिख के दी है, तो ये याद होनी चाहिए। फिर अर्नेस्ट मायर के बारे में आपको बता ही दिया गया है, आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट से देख लेंगे। अब आते हैं चैप्टर वन, द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द extraordinary habitats in which we find living organisms। जैसे कि माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, ओशंस की बात करें, फ्रेश वाटर लेक्स एंड डेजर्ट, और गर्म पानी के झरने जिन्हें हॉट स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे हॉर्सेस की बात करें, माइग्रेटिंग बर्ड्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, ये सब डाइवर्सिटी दिखाई गई है। तो ये सब आप देख लेंगे। अब आते हैं सीधे व्हाट इज़ लिविंग टॉपिक पे। व्हाट लिविंग क्या है, लिविंग की परिभाषा क्या है, ये जानने के लिए तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, mount a suitable response come to our mind immediately,
as unique feature of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us understand each of these. पहला है all living organisms grow. हम लोग growing की बात कर रहे हैं यानी growth की. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ग्रोज बाय सेल डिवीजन, जैसे कि अमीबा की बात अभी बताएगी. प्लांट की बात करें, ग्रोथ दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन occurs continuously throughout their lifespan. In animals, the growth is seen only up to the certain age. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe in the in vitro culture. In vitro culture से हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं सेल डिवीजन के बारे में. Simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also growth. If we take increase in body mass as a criteria for growth, जैसे कि माउंटेन की बात करें, बोल्डर्स की या फिर रेत के ढेलों की, ये भी ग्रोथ करेंगे क्योंकि इनका मास इंक्रीज हो रहा है. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organisms, growth is from inside. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. A dead organism does not grow. एक मरा हुआ प्राणी ग्रोथ नहीं करेगा. पढ़ लिया. हम लोग दूसरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन. तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी कैरेक्टर है लिविंग का. ये एक दूसरा कैरेक्टर है लिविंग का. तो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग. ये भी एक लिविंग का कैरेक्टर है और ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है. ये डिफाइन नहीं कर सकता लिविंग और नॉन लिविंग में. अब हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो इतना तो पता ही होगा मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या. जिनमें मैनी सेल्स वो मल्टी सेलुलर, जिसमें सिंगल सेल वो यूनिसेलुलर. तो ये भी जान लो, अगर नहीं पता है तो. वैसे तो इतना पता होगा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जिन पे मैनी सेल्स हैं. और यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि अमीबा की बात करें. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फिर इनकी जो प्रोजेनी होती है वो पेरेंट से मिलती जुलती होती है, यानी कि लगभग पेरेंट की तरह होती है. जैसे कि तुम्हारी अपनी शक्ल के बारे में ले लो. बिल्कुल मम्मी पे नहीं कि वो मम्मी जैसे दिख रहे हो, कि बगल वाली आंटी पहचान ना पाए कि इसमें तुम कौन हो मम्मी कौन है. या बिल्कुल पापा पे नहीं गए हो. तो हल्के फुल्के उनके जैसे तो मिलते हो लेकिन बिल्कुल नहीं मिलते हो. तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्रोजेनी इज मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स. प्रोजेनी इज मोर और लेस
सिमिलर टू पेरेंट्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बिल्कुल डिक्टो क्लोन। वहाँ पे अंकल आंटी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये माँ है कि बेटा है कि बेटी है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी कि दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों अलग अलग बातें का मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ग्रोथ, उनमें ग्रोथ दूसरी चीज़ है और रिप्रोडक्शन दूसरी चीज़ है। जैसे कि तुमने अभी तक ग्रोथ तो की है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं किया है, या फिर हो सकता कर भी लिया, बहुत अच्छी किस्मत हो, बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा थोपड़ा है तो तुम कर भी सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का इतना अच्छा थोपड़ा होगा, मेरा भी नहीं है। तो यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिवली इवेंट। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें वहाँ पे ये सेम इवेंट है। वहाँ पे ये सेम इवेंट है। जैसे कि अभी हमने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले अमीबा की बात की थी, तो वो ग्रोथ कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ थी। और उसने बाइनरी बाइनरी फिशन से डिवाइड हो गया वो, तो वो ग्रोथ था या फिर रिप्रोडक्शन था, दोनों सेम चीज़ें थी, ये नहीं बता सकते क्योंकि दोनों ही काम उसने किए। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पता करना है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अमीबा की बात करें, अमीबा बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो पहली बात तो यही होगी, अमीबा के बारे में बात कर लें। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन से। अगर हम एक फंजाई की बात करें तो फंजाई स्पोर से डिवाइड करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो ये बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा बाय बडिंग। अगर हम लोग प्लेनेरिया की बात करें तो वो रीजनरेशन से। अगर एक प्लेनेरिया की बात करें तो वो रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन का क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए वो प्लेनेरिया ही है, ये प्लेनेरिया है, ये कुछ समय बाद बीच से डिवाइड कर गया। डिवाइड कर गया तो इसके दो हिस्से हो गए, एक ये और एक ऐसा। ये दो हिस्से हो गए और आगे चल के ये फिर से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर से पहले जैसा बन गया। तो ये एक ऑर्गेनिज्म था और फिर से एक ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये रीजनरेशन किया। पहले दोनों डिवाइड किया और फिर रीजनरेट कर लिया अपने आप को। अच्छा, तो अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन, अब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि म्यूल्स की बात करें, जैसे स्टेराइल वी वर्कर बीस की बात करें, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात करें। कुछ ह्यूमन कपल्स भी हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म को अगर बात करें हम, मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल
स्टेराइल वर्कर बीज या फिर म्यूल्स, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब अगर ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तुम्हारे हिसाब से, तो फिर ये लिविंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब लिविंग है, तुम्हें पता है ये सब लिविंग है। यानी कि जो इंसान इनफर्टाइल होगा वो जीवित है ही नहीं, मर गया। तो अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है फिर भी वो लिविंग है, इसलिए ये भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये सब लिविंग है ना, दे ऑल आर लिविंग, ये सब लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो reproduction is also not defining character। तो ये बात होगी रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए अब रीड करते हैं। रिप्रोडक्शन इज लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी processing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria, we observe two regeneration. अब टू regeneration क्या है? A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. फंजाई की बात करें या फिर filamentous algae की बात करें या फिर Protonema of mosses, they easily multiply by fragmentation. When it comes to the unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनिम हो जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू द मास इन सेल नंबर और मास। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि म्यूल की बात करें, म्यूल ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेराइल वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। यानी इसका मतलब हुआ कि ये भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो जाता है। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में कूद जाओ। देखो यार, मैं भी तुम लोग की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हूँ यार, तो हम में कोई रिश्ता है, और रिश्तों को ध्यान में रखते हुए शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि मुझे पता लगे कि ये काम आपको अच्छा लगा और मुझे थोड़ी खुशी हो। तब तक के लिए बी सेफ, कीप स्माइलिंग, गुड बॉय।